तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बगुली शहजादी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों पहले ईरान में एक बादशाह था, आलम शाह। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह कुछ सनकी था। सनक के कारण कभी कभी वह भारी मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन बादशाह अपने वजीर फिरोज खान के साथ शहर में घूमने निकला। बाजार में एक जगह उन्होंने काफ़ी भीड़ लगी देखी। फिरोज खान, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अभी वहीं चल कर देख लेते हैं हुजूर। और उन्होंने भीड़ के बीच जाकर देखा। हाँ तो मेहरबानो कद्रदानो, यह एक अंडा है। अब देखो, मैं इस डंडे से इस अंडे को फोड़ता हूँ। देखो, अब मैं इस अंडे पर कपड़ा रखकर इसे अंडे पर डंडा मारती हूँ। और उस बुढ़िया ने अंडे पर डंडा मारा, और जब उस पर से कपड़ा हटाया तो बुढ़िया ने मुर्गे को हाथ में उठाकर आकाश में उड़ा दिया। अरे देखो, मुर्गा आकाश में उड़ा जा रहा है। सचमुच यह तो जादूगरनी है। कमाल, वाह कमाल कर दिया। फिरोज खान, हम महल में जा रहे हैं, तुम इस बुढ़िया को महल में लेकर आओ। हम महल में जादू देखेंगे। हुजूर, मैं इसे अभी लेकर आता हूँ, बादशाह ने कहा और मुड़कर महल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वजीर फिरोज खान उस बुढ़िया को लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह को सलाम बजा लाती हूँ। बुढ़िया, हमें कोई ऐसा जादू देखना चाहते हैं जो किसी ने नहीं देखा हो। अगर खेल हमें पसंद आया तो बहुत इनाम देंगे, नहीं तो सिर कलम कर देंगे। बादशाह की बात सुनकर बुढ़िया पहले तो कुछ डरी, फिर उसने अपनी झोली में से एक शीशी निकाली। हुजूर, इस शीशी में आब हयात है। इसको पीकर अपनी इच्छा से कोई भी पशु पक्षी बना जा सकता है, और फिर बजरू शब्द बोलकर अपने असली रूप में लौट सकते हैं। लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? हुजूर, आप किसी को भी पिलाकर देख सकते हैं, आपको सबूत मिल जाएगा। हाँ, यह ठीक है। फिरोज खान, तुम इस आबो हयात को पीकर पक्षी बनोगे। मैं हुजूर? हुजूर, पहले किसी दूसरे को। नहीं, तुम्हें ही पीना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं पिया तो हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। हुजूर, मुझे शक है कहीं इस शीशी में जहर न मिला हो। पहले इस बुढ़िया को ही पिलाया जाए। जहर और शीशी में आपको यकीन नहीं होता तो मैं पी लेती हूँ, यह देखो। और यह कहकर बुढ़िया ने थोड़ा सा आबो हयात पी लिया। उसे पीते ही बुढ़िया चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई, और अरे, बुढ़िया चिड़िया बन गई। सचमुच यह तो आबो हयात है। फिर आकाश में उड़ गई। फिरोज खान, इस शीशी में जहर नहीं है, इसलिए अब तुम इसे पीकर कोई जानवर बनकर दिखाओ। वजीर ने उस शीशी से थोड़ा आबो हयात पीकर कहा, आबो हयात, मुझे कुत्ता बना दे। लेकिन वजीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बादशाह ने हैरान होकर देखा। फिरोज खान, यह क्या बात है? बुढ़िया इस आबो हयात को पीकर चिड़िया बनकर उड़ गई, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तभी वजीर ने उस शीशी पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। हुजूर, इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। यह किसी दूसरी भाषा में लिखा है। ऐसी बात है तो शहर में ढिंडोरा पिटवा दो। जो कोई इस भाषा को पढ़कर बताएगा उसे 5,000 अशर्फिया इनाम में दी जाएगी। शहर में ढिंडोरा पिटवाया गया। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी उस भाषा को नहीं पढ़ पाया। हुजूर, मैं इस भाषा को पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि यह संस्कृत भाषा है और हिंदुस्तान में लिखी पढ़ी जाती है। फिरोज खान, घुड़सवारों को हिंदुस्तान भेजकर वहाँ से किसी को बुलाकर इस पर लिखा पढ़वाने का इंतजाम करो। हुजूर, मैं आज ही घुड़सवारों को हिंदुस्तान के लिए रवाना कर देता हूँ। और उसी दिन कुछ घुड़सवार हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। 2 सप्ताह बाद घुड़सवार हिंदुस्तान से एक पंडित को लेकर आए। हुजूर, इस पर लिखा है, इसे पीकर पूर्व की ओर मुंह करके 3 बार सिर झुकाकर बोलने से मन चाहे पक्षी या पशु के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन पक्षी बनने के बाद फिर अपने असली रूप में लौटने के बारे में भी कुछ लिखा है। हाँ हुजूर, उसके बारे में भी लिखा है। यह पक्षी या पशु बनने के बाद बजरू शब्द बोलकर फिर अपने असली रूप में लौटा जा सकता है। लेकिन क्या? अगर कोई पशु या पक्षी बनने के बाद हंसने लगेगा तो वह बजरू शब्द भूल जाएगा। बजरू शब्द बोले बिना वह अपने असली रूप में नहीं लौट सकता। 5,000 अशर्फिया देकर बादशाह ने उस पंडित को विदा किया। दूसरे दिन दरबार में, फिरोज खान, आज इस आबो हयात को पीकर कोई जानवर बनकर दिखाओ। वजीर ने आबो हयात पीकर पूर्व की ओर सिर झुकाकर कहा, आबो हयात, मुझे कुत्ता बना दो। अगले पल वजीर कुत्ता बन गया और बादशाह के पांव चाटने लगा। अरे, यह तो कमाल हो गया। सचमुच वह बुढ़िया कोई जादूगरनी थी। और थोड़ी देर बाद, बस बस बहुत हो चुका फिरोज खान, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। फिर अगले ही पल वजीर बजरू बोलकर अपने असली रूप में आ गया। आहा, आबो हयात, कल हम भी पी कर कोई पक्षी बनेंगे। फिरोज खान, पक्षी बनकर आकाश में उड़ने में बहुत मज़ा आएगा। दूसरे दिन, फिरोज खान, पहले हम आबो हयात पीकर तोता बनते हैं, फिर तुम भी तोता बन जाना। अच्छा हुजूर। आबो हयात पीकर दोनों तोता बनकर उड़ चले। उड़ते उड़ते वे दोनों शहर के बाहर एक बाग में पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां भी आई हुई थी। मुमताज़, देखो तो उस पेड़ पर कितने अच्छे फल लगे हैं। काश यह मीठे फल हमें खाने को मिल जाते, लेकिन हम पेड़ पर चढ़कर इन फलों को नहीं तोड़ सकते। उनकी बातें पेड़ पर बैठे बादशाह और वजीर ने सुनी। फिरोज खान, अगर हम
पेड़ से तोड़ तोड़ कर फल नीचे गिराए तो यह लड़कियां फल खाकर बहुत खुश होगी। ठीक है हुजूर, ऐसा ही करते हैं। जब दोनों ने पेड़ से नीचे फल तोड़कर गिराए तो अरे वाह, ये तोते कितने समझदार हैं, खुद भी फल खाए और हम अब हमारे लिए गिरा रहे हैं। सचमुच यह तो बहुत अच्छे हैं। यह तोता मिल जाए तो पिंजरे में डाल लूं। हुजूर, हमने इन्हें फल खिलाया और ये लड़कियां हमें ही पिंजरे में कैद करने की बात कर रही है। फिरोज खान, कहीं ये हमें सचमुच ही कैद न कर ले। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। और फिर दोनों उड़कर अपने महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर दोनों ने बजरू शब्द बोला और फिर असली रूप में आ गए। आहा, आज की सैर बहुत मज़ेदार रही। कल फिर कोई नया रूप बनाकर नदी किनारे घूमने चलेंगे। हाँ हुजूर, कल हम कोई दूसरा पक्षी बनेंगे। इसी तरह बादशाह व वजीर रोज किसी नए पक्षी का रूप बनाते और घंटों आकाश में विचरण करते। एक दिन फिरोज खान समझ नहीं आता आज कौन सा पक्षी बना जाए। हाँ हुजूर, चिड़िया, तोता, बुलबुल, मैना आदि सभी कुछ बन कर तो देख लिया, अब क्या बना जाए। फिरोज खान, हम उस खिड़की से झांक कर देखेंगे, हमें जो भी पक्षी दिखाई देगा हम उसी का रूप धारण करेंगे। हाँ हुजूर, यह ठीक रहेगा। और जब बादशाह ने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो फिरोज खान, वह देखो वहाँ पर कितने अच्छे बगुले बैठे हैं, क्यों ना आज बगुला बना जाए। हाँ हुजूर, बगुला कितनी खूबसूरत पक्षी होता है, आज हम बगुला ही बनते हैं। और अगले पल वे दोनों बगुला बन गए। बगला बनकर उड़ते हुए वह शहर से एक दूर एक नदी के किनारे पहुँचे। देखो फिरोज खान, नदी किनारे कितना अच्छा मौसम है, यहाँ नदी का पानी कितना साफ है। हाँ हुजूर, मेरा मन करता है कि बस यहीं घूमता रहूँ। नदी किनारे सैर करते हुए उन्होंने एक बगुली को देखा। अरे फिरोज खान, यह बगुली एक टांग पर खड़ी क्या कर रही है। पता नहीं हुजूर, इसी से चलकर पूछते हैं। बगुले के पास पहुंचकर, अरे तुम एक टांग पर खड़ी क्या कर रही हो। तुम देख नहीं रहे मैं नाच का अभ्यास कर रही हूँ। कैसे मूर्ख हो तुम, नाच का अभ्यास क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें नाचना पड़ता है। ओहो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। अरे आज हमारी बस्ती में नाच की प्रतियोगिता है, उसमें सारी बगुलियाँ नाचेगी। अच्छा, तो तुमने नाचना बंद क्यों कर दिया। हम भी तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं। अभी नाचती हूँ, लेकिन पहले तुम कुछ पीछे हट जाओ। बगुले बने बादशाह और वजीर के पीछे हटते ही बगुली ने नाचना शुरू कर दिया। बगुली के उछलते कूदते और मटकते देखकर बादशाह और वजीर हंसने लगे। ही, वाह कमाल कर दिया। ही, बगुली कितना अच्छा नाच रही है। ही। दोनों को बेहूदगी से हंसते देख बगुली को गुस्सा आ गया। ही, यह क्या बदतमीजी है, क्या पागलों की तरह ही हंस रहे हो। ही। और लेकिन उन्होंने हंसना बंद नहीं किया और बगुली क्रोधित होकर उड़ गई। कैसे बगुले हैं, मूर्खों की तरह हंसते ही जा रहे हैं, बदतमीज कहीं के। बगुली के जाने के बाद भी वो दोनों देर तक हंसते रहे। अरे वाह, मज़ा आ गया। देखो हुजूर कैसे मटक मटक कर नाच रही थी। ही। फिरोज खान हंसते हंसते, मेरा पेट भी दुखने लगा और मुझे भी भूख लग रही है। हाँ हुजूर, अब महल में पहुंचकर भोजन करना चाहिए। और दोनों उड़कर चल दिए। महल में पहुंचकर फिरोज खान महल में भी पहुंच गए। अब जल्दी से अपना रूप बदलो। लेकिन हुजूर, हमें क्या शब्द बोलना है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे वह शब्द तो मैं भी भूल गया, ऐसा ही कुछ था, हगज फगज दम 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 ही। नहीं हुजूर, दम दम डम डम। ओह, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बहुत देर तक भी उन्हें वह शब्द याद नहीं आया जिसे बोलकर वह अपने असली रूप में लौट पाते। फिरोज खान, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। ओह, नौकरों ने हमारे कमरे में खाना भी लगा दिया होगा। हुजूर, खाने के कमरे में चलकर देखते हैं, शायद हमें भूला हुआ शब्द याद आ जाए। और दोनों उड़कर खाने के कमरे में की खिड़की पर जा बैठे। अरे वह देखो फिरोज, नौकरों ने मेज पर खाना सजा रखा है, शायद वे हमारे लौटे का इंतजार कर रहे हैं। हुजूर, क्यों ना हम इस खाने पर टूट पड़ें। पागल हो गए हो फिरोज खान, इन लोगों को क्या पता कि आज हम बगुले बने हैं, हमें मेजों के पास देखते ही मार डालेंगे। फिर क्या करें हुजूर, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। कुछ देर बाद, अरे वह देखो फिरोज, कुछ नौकर खाना वापस लेकर जा रहे हैं। हुजूर, यह क्या, उन नौकरों ने तो खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। ओह, मैं अगर बादशाह के रूप में होता तो अभी इनका सिर कलम कर देता। हुजूर, यह तो बहुत गुस्ताख है। हुजूर, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, हम नदी किनारे चलकर कुछ खाना चाहिए। लेकिन मैं कच्ची मछली और मेंढक नहीं खा सकता। छी, कितने ख़राब होते हैं। मैं भी कच्ची मछली कभी नहीं खाता। लेकिन हुजूर, जिंदा रहने के लिए भी कुछ तो खाना ही पड़ेगा, हम फल भी तो नहीं खा सकते। और फिर दोनों उड़कर नदी की ओर चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने मछलियां खाकर पेट भरा। रात को दोनों वहीं एक पेड़ पर सो गए। सुबह फिर महल की दीवार पर जा बैठे। फिरोज खान, आज महल में सब लोग परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। हुजूर, ऐसा लगता है हमारे नहीं लौटने से सब लोग परेशान हो रहे हैं। अरे देखो, सीपू सालार उन सिपाहियों को लेकर कहाँ जा रहा है। हुजूर, वह तो इधर ही आ रहे हैं।
और महल के दरवाजे के बाहर पहुंचकर सिपह सालार ने कहा, करीम खान, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम जंगलों की तरफ जाकर बादशाह और वजीर की तलाश करोगे और मैं नदी पर जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। सिपह सालार और करीम खान अलग अलग रास्तों पर चल दिए। ये मूर्ख हमें जंगलों और नदी के पास ढूंढेंगे और हम यहाँ बैठे हुए हैं। हुजूर, कुछ समझ नहीं आता, अब क्या करें? फिरोज खान, लगता है अब सारी उम्र अब हमें बगुला ही बनकर रहना पड़ेगा। हुजूर, अभी निराश ना हो, किसी न किसी दिन हमें वह शब्द याद आएगा और फिर हम अपने असली रूप में लौट आएंगे। ओह, उस बुढ़िया जादूगरनी ने हमें बर्बाद कर दिया। खुद तो चुड़ैल चिड़िया बनकर उड़ गई, हमें मुसीबत में फंसा गई। हाय, अब क्या होगा? दोनों वहां पर बैठकर सब हलचल देख रहे। शाम हुई तो सिपह सालार लौट आया। हुजूर, सिपह सालार हमें ढूंढ कर लौट आया। शाम हो गई, अब हमें भी नदी पर चलना चाहिए। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। नदी से कुछ मछलियाँ खाकर फिर वही किसी पेड़ पर सो जाएंगे। और दोनों उड़कर नदी की ओर चल दिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब एक दिन दोस्तों, बादशाह और वजीर को गए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। हम अधिक दिनों तक गद्दी को खाली नहीं रख सकते। खाली गद्दी देखकर कोई दुश्मन हमला कर सकता है। हाँ हाँ, सिपह सालार जी ठीक कहते हैं। गद्दी पर किसी को जरूर बैठा देना चाहिए। हमें पुराने सिपह सालार इस मामले में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। उनकी नज़र में अवश्य कोई ऐसा आदमी होगा जो गद्दी पर बैठ सकता है। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। वह बहुत अक्लमंद और तजुर्बेकार भी है। और फिर सबकी मंजूरी मिल जाने पर सिपह सालार पुराने सिपह सालार के घर पहुंचा। सारी बातें सुनने के बाद पुराने सिपह सालार ने कहा, हाँ, मेरी नज़र में एक ऐसा आदमी है जो गद्दी पर बैठ सकता है। उसका नाम है मलिक काफूर। वह लाल ड्योढ़ी में रहता है। शुक्रिया, हम कल मलिक काफूर को गद्दी पर बैठा देंगे। और दूसरे दिन मलिक काफूर को गद्दी पर बैठा दिया गया। उसे देखते ही बगुले बने। बादशाह और वजीर चौंक पड़े। फिरोज खान, इन लोगों ने कैसी बड़ी गलती की है? उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को गद्दी पर बैठा दिया। हाँ हुजूर, यह तो वही जादूगर मलिक काफूर है जिसने कई बार अपने जादू से आपको मारकर गद्दी छीनने की कोशिश की है। कुछ क्षण बाद ही वजीर चौंक कर बोला, हुजूर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस दिन बुढ़िया जादूगरनी के वेश में यही मलिक काफूर ही था। ओह हाँ, अब मुझे भी याद आ रहा है। उस बुढ़िया की शक्ल मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी? हुजूर, मेरा तो दिल करता है कि सीधा उड़कर उसके पास जाऊं और उसकी आंख फोड़ दूं। नहीं फिरोज खान, ऐसा नहीं करना। यह तलवार से हम दोनों को मार देगा। अब हमारा महल में रहना भी खतरनाक है। हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। और फिर दोनों वहां से उड़कर चल दिए। दोनों उड़ते हुए बातें कर रहे थे। फिरोज खान, हमें हिंदुस्तान चलना चाहिए। शायद हमें वहाँ पर वह पंडित मिल जाए जिसने यह सारी बातें पढ़कर बताई थी। हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं। पर हम उस शब्द के बारे में वह हमें उस शब्द के बारे में बतला सकता है। कई दिनों तक लंबा सफर तय करके वह हिंदुस्तान के पास एक नदी के किनारे उतरे। फिरोज खान, यह किसके रोने की आवाज़ आ रही है? हुजूर, अभी चलकर देखते हैं। इस घने जंगल में कौन हो सकता है? कुछ दूरी पर उन्हें झाड़ियों के पास एक बगुली रोती हुई दिखाई दी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मैं हिंदुस्तान की शहजादी हूँ। एक जादूगर मुझे बगुली बनाकर चला गया। रो मत शहजादी, हमें अपनी पूरी कहानी सुनाओ। शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मेरे अब्बा दिल्ली के बादशाह हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी फिरदौस हूँ। कई महीनों पहले ईरान से एक जादूगर सौदागर के रूप में दरबार में आया था। उसका नाम मलिक काफूर था। उसने मेरे अब्बा से अपने साथ मेरा निकाह कर देने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस दिन तो मलिक काफूर चुपचाप चला गया, लेकिन एक दिन वह बुढ़िया बनकर फिर आया। कोई भी उसे नहीं पहचान सका। उस दिन मैं बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वह अपने साथ आमों का एक टोकरा लाया था। बेटी, मैं तुम्हारे लिए बड़ी दूर से आम लाई हूँ। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे आम बहुत पसंद है। लाओ, सारे आम जल्दी से मुझे दे दो। उस बुढ़िया ने टोकरी में से निकाल कर एक आम दिया। मैं आम खाने लगी। आहा, कितना मज़ेदार आम है। लेकिन जैसे ही मैंने वह आम खाया, ओह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। मैं गिरी। चक्कर खाकर गिरते ही मैं बगुली बन गई। तभी वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। हा हा हा। ओह मलिक काफूर, दुष्ट, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मलिक काफूर को देखकर सब लड़कियां भाग गई। भागो, बुढ़िया कोई जादूगरनी है। भागो भागो, नहीं तो हम सबको बगुली बना देगी। कुछ देर बाद शहजादी फिरदौस, अब मैं जा रहा हूँ। तुम सारी जिंदगी बगुली बनी रहोगी। हा हा हा। और तब से मैं बगुली बनी इधर उधर भटक रही हूँ। सचमुच तुम्हारी बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन तुम चिंता ना करो। हमें भी उस मलिक काफूर ने बगुला बनाया है। क्या सच? आपको भी उस जादूगर मलिक काफूर ने आदमी से बगुला बनाया है? हाँ, सच और बिल्कुल सच। मैं ईरान का बादशाह आलम शाह हूँ और यह मेरा वजीर फिरोज खान है। लेकिन मैं आप पर कैसे यकीन करूँ? क्या पता आप मलिक काफूर ही हो। तुम
ठीक कह रही हो शहजादी, हम तुम्हें कैसे यकीन दिला सकते हैं। सुनो सुनो, मुझे याद आया, दिल्ली में मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि जब कोई मलिक काफूर के जादू से बना बगुला मुझसे निकाह करेगा तो हम दोनों अपने असली रूप में आ जाएंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों ने मिलकर कसम खाई, मैं खुदा की कसम खाकर तुम्हें अपनी बीवी कबूल करता हूँ। मैं भी खुदा की कसम खाकर तुम्हें अपना सोहर कब मंजूर करती हूँ। तभी बगुली के सिर चकराया और वह गिर पड़ी। अरे यह क्या, यह बगुली क्यों गिर पड़ी? और अगले ही पल बगुली शहजादी में परिवर्तित हो गई, लेकिन बादशाह ज्यों के तो बगुला बना रहा। ओह, तुम बगुली से शहजादी बन गई, लेकिन मैं बादशाह क्यों नहीं बना? ही, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि अगर कोई बगुला लालच करके मुझसे निकाह करेगा तो वह असली रूप में नहीं लौटेगा। तुमने लालच किया, इसलिए अब सारी जिंदगी बगुले बने रहो। मैं तो अपने अब्बा के पास जा रही हूँ। शहजादी दोनों छोड़कर चलने लगी तो दोनों पीछे पीछे उड़ने लगे। ओहो, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ किसी नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ो, भागो यहाँ से। नहीं नहीं, हम तुम्हारे सोहर हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम महल में रहोगी तो हम भी महल में रहेंगे। क्या कहा, महल में रहोगे? तुम बगुले होकर मेरे साथ कैसे रह सकते हो? कहा मैं शहजादी और कहा तुम बगुला भगत। यह मत भूलो शहजादी, कुछ देर पहले तुम भी हमारी तरह बगुली थी और फिर मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था। निकाह और तुमसे? भला एक बगुले से किसी शहजादी का निकाह कैसे हो सकता है? पागल हो गए हो? लेकिन फिर भी उन्होंने शहजादी का पीछा नहीं छोड़ा। तो समझ गई, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, शायद तुम मर कर ही मेरा पीछा छोड़ोगे। अभी बताती हूँ। और शहजादी ने जमीन से पत्थर उठाकर बगुलों को मारना शुरू कर दिया। बगुले के बहुत दूर चले जाने पर शहजादी तेजी से दौड़ती हुई दिल्ली की ओर चल दी। काफ़ी देर चलने के बाद उसे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने गाड़ी के पास पहुंचकर कहा, भैया बहुत थक गई हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो, मुझे दिल्ली जाना है। हाँ हाँ, गाड़ी में बैठ जाओ, हम उधर ही जा रहे हैं। शाम होते ही एक बैलगाड़ी यमुना नदी के पास पहुंची। शहजादी ने नदी में एक नाव देखी और गाड़ी से उतरकर नदी किनारे पहुंची। जब वह नाव मेरे पास आ जाएगी तो आवाज़ देकर उसे बुलाऊंगी, फिर उसमें बैठकर दिल्ली पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब वह नाव उसके पास आई तो वह चौंक पड़ी। उस नाव में उसके अब्बा बादशाह मोहम्मद साहब बैठे हुए थे। अब्बा अब्बा मैं आ गई, अब्बा मैं आ गई। अरे किनारे पर हमारी बेटी फिरदौस हमें पुकारती जान पड़ रही है, जल्दी नाव को किनारे लगाओ, जल्दी करो जल्दी। और जब नाव किनारे पर लगी तो बादशाह ने कूदकर शहजादी को गले लगा लिया। फिरदौस मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। अब्बा, खुदा की मेहरबानी से मुझे बगुला मिल गया जिसे मलिक काफूर ने आदमी से बगुला बना रखा था। उस बगुले से निकाह करते ही मैं फिर शहजादी बन गई। लेकिन वह बगुला आदमी नहीं बन सका अब्बा, उस बगुले ने लालच किया था। आओ बेटी अब घर चलें, तुम्हारी अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। और फिर सब नाव में बैठकर महल की ओर चल पड़े। अभी नाव नदी में कुछ ही दूर गई थी कि ओह, वे दोनों बगुले इधर ही आ रहे हैं। अब इस मुसीबत को कैसे दूर करूं? यहाँ तो पत्थर भी नहीं है। कुछ ही देर में दोनों बगुले उस नाव पर आकर बैठ गए। आहा बेटी, देखो कितने सुंदर बगुले हैं, देखो कैसे शांत बैठे हैं। बा, यह भोले भाले सुंदर बगुले नहीं, बहुत धूर्त और बदसूरत बगुले हैं, बिना मार खाए यहाँ से भागने वाले नहीं। तभी एक तेज लहर ने नाव को बुरी तरह डगमगा दिया। अब्बा, आह! और शहजादी नदी में गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! अरे जल्दी इससे कूदो, फिरदौस को बचाओ, अब्बा बचाओ! और जल्दी ही नाविक शहजादी को पानी से निकाल लाया। उन दोनों को हंसते देख शहजादी को गुस्सा आ गया। मैं नदी में गिर गई और ये दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मैंने भी इनकी टांग न तोड़ी तो मेरा भी नाम फिरदौस नहीं। शहजादी उनके पास जाकर बड़े प्यार से बोली, बादशाह, तुम्हारा मुझसे निकाह हुआ था ना, तुम मेरे साथ महल में रहोगे ना, तुम मेरे साथ चलोगे ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मेरी प्यारी बेगम। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों की बातों में लगा कर शहजादी ने एक नाविक से पतवार लेकर जोर से घुमा कर मारी। बादशाह बगुला तो उड़ गया, लेकिन बगुले बने वजीर की एक टांग पर पतवार लगी। मार दिया मार दिया, हाय जालिम शहजादी ने मार दिया, हाय मेरी टांग तोड़ दी, हाय अब मैं कैसे चलूँगा? अरे बेटी, तुमने यह क्या किया? इस सुंदर बगुले की टांग तोड़ दी। आओ प्यारे बगुले, हमारी गोद में आ जाओ, हम तुम्हें महल में ले जाएंगे। अब्बा हुजूर, ये ऐसे वैसे बगुले नहीं, जादूगर के बनाए बगुले हैं, इनसे दूर ही रहना ही अच्छा है। ओह, तो क्या यही ईरान के बादशाह आलम शाह और उनके वजीर हैं? हुजूर, मैं तो वजीर हूँ, बादशाह तो वह आकाश में उड़ रहे हैं। मोहम्मद शाह के कहने पर बादशाह बगुला भी उनके पास आ गया।
ओह, पता नहीं तुम्हें कब तक इस तरह बगुला बनकर रहना पड़ेगा। अगर हमें वह पंडित मिल जाए जिसमें संस्कृत में लिखा हुआ पढ़ा था तो हम फिर अपने असली रूप में आ सकते हैं। हमारे देश में तो हजारों लाखों लोग संस्कृत जानते हैं, कोई भी उस सीसी पर लिखा हुआ पढ़ सकता है। वह सीसी मुझे दिखाओ। अरे सीसी सीसी तो हम ईरान से लाना ही भूल गए। अब तो लोगों ने उस सीसी को तोड़ फोड़ कर भी कूड़े में डाल दिया होगा। तुम चिंता ना करो, मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा कर उस पंडित को बुलवा लूँगा। कुछ देर बाद, हुजूर आपकी वह नाव बड़ी सुंदर है। वह नाव नहीं बेवकूफ़, बजरा है, बजरा। और बजरा शब्द सुनते ही दोनों उछल पड़े। क्या कहा? बजरा? 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 अरे ऐसा ही कुछ था। बजरा, 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 बाजार, बजरू, बजरू, बजरू। और बजरू शब्द बोलते ही दोनों उसी पल अपने असली रूप में आ गए। अरे यह तो सचमुच बादशाह ही है। ओह, यह मैंने क्या किया? मैं तो इन्हें ऐरा गहरा समझकर बुरा व्यवहार करती रही। मोहम्मद शाह उन दोनों को भी अपने महल में ले गया और उनकी खूब सम्मान किया। एक दिन, आलम शाह, कई दिनों से हम तुमसे एक बात कहना चाहते थे। कहिए बादशाह, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। फिरदौस ने बताया है कि तुमसे एक बार उसका निकाह हो चुका है, लेकिन हम अब पूरी शानो शौकत से तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं हुजूर, मुझे भला क्यों ऐतराज़ होने लगा, लेकिन एक बात है, अब हम बादशाह नहीं हैं, फ़क्त एक मामूली आदमी है। ओह, मैं समझ गया। ईरान में मलिक काफूर गद्दी पर बैठा है, लेकिन अब वह अधिक दिन गद्दी पर बैठा नहीं रह सकेगा। निकाह के बाद हम आपके साथ अपनी पूरी फौज भेज देंगे। और फिर एक दिन शहजादी फिरदौस का निकाह आलम शाह से हो गया। कुछ दिन बाद आलम शाह वजीर बादशाह मोहम्मद शाह के मेहमान रहे और एक दिन, बादशाह, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने देश लौटना चाहते हैं। बहुत खूब, हम कल ही तुम्हारे लौटने का इंतजाम करा देते हैं। अभी सिपह सालार को बुलाकर फौजों को साथ चलने का हुक्म दे देते हैं। बादशाह मोहम्मद शाह ने सिपह सालार को बुलाकर फौजों को ईरान की ओर कूच करने का हुक्म दिया। मसूर अली, कल सुबह तुम अपने फौजों के साथ ईरान की ओर रवाना होना है। आज रात में ही सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। हुजूर, सब तैयारियां रात को पूरी हो जाएगी। अगले दिन सुबह आलम शाह फिरदौस वजीर और भारी फौजों के साथ अपने देश के लिए रवाना हुआ। लंबे सफ़र के बाद आलम शाह फौजों के साथ अपने शहर के बाहर पहुंचा। फिरोज खान, सिपह सालार से जाकर कहो कि सब लोग आराम करें, कल सुबह होते ही हम शहर पर हमला कर देंगे। हुजूर, मैं अभी सिपह सालार को खबर कर देता हूं। अगले दिन आलम शाह ने शहर पर हमला कर दिया। शाबाश बहादुरों, मलिक काफूर एक धोखेबाज और जालिम शैतान है। ऐसे शैतान को मारने से खुदा भी खुश होता है। शाबाश, आगे बढ़ो। और किले का दरवाज़ा तोड़कर फौजें शहर में घुस गई। अरे देखो, अपना खोया हुआ बादशाह। अरे हाँ, यह तो सचमुच आलम शाह है। शहर में लोगों ने आलम शाह को देखा तो सभी उसके साथ हो गए। कुछ ही देर में आलम शाह महल के पास पहुंच गया। भाग जाओ आलम शाह, अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं अपने जादू से तुम्हें मार दूंगा। मालिक कफूर, अब तुम कोई जादू नहीं चला सकते। सारा जादू उस आबो हयात में था जिसे पीकर तुम चिड़िया बनकर उड़ गए थे, लेकिन अब तुम्हारे पास वह आबो हयात नहीं है। ओह, यह तो सारी बात जानता है। अब तो इससे लड़कर ही जीतना होगा। मैं आ रहा हूँ आलम शाह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नीचे खड़े एक घोड़े पर सीधे कूदकर मलिक काफूर आलम शाह की तरफ लपका। तभी मलिक काफूर ने एक भरपूर वार किया। आलम शाह, मेरे वार से बचकर दिखाओ। आलम शाह ने उसकी तलवार का वार अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ओह, मेरी तलवार टूट गई। अब इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मलिक काफूर दूसरा वार करता कि तभी खन 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 एक घुड़सवार सिपाही तेजी से आगे आया और मलिक काफूर के वार को अपनी तलवार पर ले लिया। देखते ही देखते उस घुड़सवार सिपाही ने मलिक काफूर को भागने पर मजबूर कर दिया। मलिक काफूर तेजी से पलटकर भागा तो हाय खचाक, तलवार लगते ही मलिक काफूर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मलिक काफूर, हमें एक बात बताओ, सिपह सालार ने बादशाह बनाने के लिए तुम्हारा ही नाम क्यों लिया था? आह, वह तुम्हारा पुराना सिपह सालार नहीं था बादशाह। उनको तो मैंने पहले ही कत्ल कर दिया था, जिसकी जगह मैं सिपह सालार बन गया था। आह, मलिक काफूर के मरते ही उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए। आलम शाह जिंदाबाद, हमारा बादशाह आलम शाह। बादशाह आलम शाह शानो शौकत के साथ गद्दी पर बैठा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बेगम फिरदौस भी बैठी थी। एक दिन बादशाह अपनी बेगम फिरदौस के साथ बाग में घूमने निकले। कुछ देर बाद उन्होंने वजीर को हाँफते हुए भाग कर आते देखा। फिरोज खान, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हुजूर, आबो हयात। आबो हयात? क्या हुआ आबो हयात को? हुजूर, मैं उधर शाही बाग में घूम रहा था कि मुझे आबो हयात की यह शीशी फिर मिल गई। अरे अरे, इस शीशी को मुझसे दूर ही रखो। इस आबो हयात के कारण ही तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब तो हम इस मनहूस को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन हुजूर, इसे कहाँ फेंक कर आऊँ? जहन्नुम में कहीं भी फेंक कर आओ, लेकिन इसे मेरे सामने से ले जाओ, चाहे तो खुद पी लो।
लेकिन हुजूर मैंने पी लिया तो मेरी होने वाली बीवी का क्या होगा? वह तो निकाह से पहले ही बेवा हो जाएगी। हो जाने दो, लेकिन तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वजीर उस सीसी को किसी गहरे कुएं में फेंकने चल दिया। समाप्त।